तुर्की को सैकड़ों टन गोल्डन खजाना मिल गया है, बहुत बड़ी खबर है। और उधर सूडान में आरएसएफ ने एक जहाज गिरा दिया है उड़ता हुआ। रूसी क्रू मेंबर्स मारे गए हैं सूडान में, तस्वीरें सामने आई दिखाऊंगा। और उधर बेंगुर से फलस्तीनी बद्दू भिड़ गए। ये तमाम स्टोरीज एक एक करके आपके सामने रखने जा रहा हूं तस्वीरों के साथ। आज़ाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। तुर्की को सोने का खजाना मिल गया है, बहुत बड़ा सोने का यूं कहिए कि भंडार हाथ लगा है। 4,20,000 आउंस का नया जखीरा तुर्की के हाथ आया है। तुर्की की सरजमीन के नीचे सोने का खजाना जो निकला है वो बहुत बड़ी तादाद में निकला है। पूरी इकनॉमी को हिला दे इतना बड़ा ये खजाना बताया जा रहा है। तुर्की की मशहूर माइनिंग कंपनी है एरमाडेन, उसने ऐलान किया है कि सिवास रीजन के अलाचान इलाके में उन्हें 4,20,000 आउंस से ज़्यादा का गोल्ड रिजर्व मिला है। कंपनी के चेयरमैन मुराद यालचिनताश ने बयान में कहा कि ये हमारी महीनों की ड्रिलिंग और सही स्ट्रेटजी का नतीजा है और ये खोज हमारी मेहनत का सबसे कीमती फल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौजूदा मार्केट रेट पर ये गोल्ड करीब 1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर का है, 1.7 बिलियन डॉलर का, यानी तकरीबन $4,000 पर आउंस। सिवास के इस डिपॉजिट को अब तुर्की की सबसे बड़ी नेचुरल डिस्कवरी में गिना जा रहा है। एनालिस्ट कह रहे हैं अगर प्रोडक्शन सही चला तो तुर्की आने वाले सालों में गोल्ड इंपोर्ट पर अपनी डिपेंडेंसी को आधी कर सकता है। तुर्की की हुकूमत भी 6 नवंबर को आई इस खबर को एक इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू बता रही है, जो मुल्क की गिरती करेंसी और बढ़ती महंगाई के बीच नई उम्मीद बनकर आई है। अब सवाल यह है कि क्या ये सोना तुर्की की इकोनॉमिकल जो मुश्किलें हैं उनको हल करेगा या फिर ये भी कुछ हाथों तक में ही सिमट कर रह जाएगा। अब बात सूडान की, जहां सिविल वॉर जारी है और एक जहाज राख हो गया है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम ने इस जहाज को गिराया है और बताया गया है कि इस जहाज में सवार 5 रूसी मारे गए हैं। सूडान की सरजमीन पर लगी आग अब इंटरनेशनल खेल बन चुकी है। आरएसएफ यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्सेस ने दावा किया है कि उन्होंने रूस के क्रू मेंबर्स के साथ उड़ रहे सूडानी एयरफोर्स के IL-76 ट्रांसपोर्ट प्लेन को गिरा दिया। ये हादसा या ये वाकया या इंसिडेंट 6 नवंबर को हुआ है। ये जहाज हथियार लेकर आरएसएफ के दुश्मन सूडानी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ जा रहा था। इस जहाज में सवार 5 रूसी क्रू मेंबर मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वही जहाज था जिसे किर्गिस्तान से महज 6 हफ्ते पहले $12 मिलियन में खरीदा गया था। कुछ जगह दावा किया जा रहा है कि ये 5 नवंबर को गिराया गया है। आरएसएफ ने सोशल मीडिया पर जलते हुए मलबे की तस्वीरें और वीडियो जारी किए हैं और दावा किया है कि यह हमला चाइना में बने रूस के दोस्त चाइना में बने FK-2000 एयर डिफेंस सिस्टम से किया गया। यानी रशियन क्रू मेंबर वाले जहाज को चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम ने गिरा दिया। जहाज गिराने वाली जगह का नाम है बाबूनुसा, यानी वेस्ट कोर्डोफान का इलाका, यानी सूडान की जंग का सबसे अहम कॉरिडोर, जहां से दोनों धड़े आरएसएफ और सूडानी आर्मी अपने हथियार, सप्लाई और फौजी भेजते हैं। आरएसएफ का कहना है कि ये जहाज ट्रूप्स और रसद पहुंचाने में उनकी दुश्मन सूडानी मिलिट्री को एडवांटेज दे रहा था, मगर अब वो एडवांटेज खत्म कर दी गई है। दोस्तों, अगर ये दावा सही साबित होता है तो ये सूडानी एयरफोर्स के लिए स्ट्रेटेजिक लॉस है, क्योंकि उनके पास ऐसे भारी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बहुत कम हैं और मौजूदा हालात में इन्हें रिप्लेस कर पाना भी नामुमकिन है। ये वही आरएसएफ है जिसने पिछले महीने में कई हेलीकॉप्टर, ड्रोन और जेट गिराने का भी दावा किया, मगर इंटरनेशनल मीडिया को अब तक कोई इन्वेस्टिगेशन की इजाज़त नहीं मिली। वो सूडान नहीं जा पाई, लिहाजा इसकी तस्दीक मुकम्मल नहीं हो पाई। जंग के बीच सच्चाई की तस्दीक मुश्किल होती है, इसीलिए दावों के बेस पर ही खबर आगे बढ़ाई जाती है। हम भी दावे के हिसाब से दिखा रहे हैं, जबकि खबर छप चुकी है और खबर का वीडियो भी आ चुका है। लेकिन इस बार तस्वीरें और टाइमलाइन दोनों कुछ और भी कह रही हैं कि अब की एक जहाज़ गिरा है, 5 रूसी मरे हैं और वार हुआ है रूस के दोस्त चाइना के हथियार से। आज़ाद बोल इंडिया का सवाल यह है कि क्या सूडान अब मेड इन चाइना प्रॉक्सी वॉर का नया मैदान बन चुका है? रशिया लगातार यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, लेकिन यूक्रेन ने एक बड़ा पलटवार किया। डोनेट्स्क में रूस का बड़ा हथियार डिपो उड़ा दिया गया और तस्वीरें सामने। यूक्रेन ने डोनेट्स्क रीजन में रूस के एक बड़े हथियार गोदाम पर सीधा वार किया। हमला इतना जबरदस्त था कि पहले एक भयानक धमाका हुआ, फिर उसके बाद लगातार सेकेंडरी ब्लास्ट गूंजते रहे। माना जा रहा है कि वही जोन था जहां से रूस की फौजें पोक्रोवस्क की तरफ धावा बोलने की तैयारी में थीं। धुएं का गुबार आसमान में उठता रहा।
और रूस के लिए ये एक और बुरा दिन बन गया। सवाल ये है कि क्या यूक्रेन अब रूस के अंदरूनी सप्लाई नेटवर्क पर खुलकर वॉर की या हमलों की पॉलिसी पर उतर आया है, या फिर ये सिर्फ पोक्रोवस्क की जंग की शुरुआती झलक है? क्योंकि पोक्रोवस्क में रूस दावा कर रहा है कि यूक्रेन के फौजी हथियार डाल रहे हैं, जबकि यूक्रेन अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहा है। अब बात फिलिस्तीन की, वेस्ट बैंक की। इतमार बेन-ग्विर से फिलिस्तीनी बद्दू यहां भिड़ गए, लेकिन इस्राएली कट्टरपंथी मिनिस्टर की बेशर्मी देखिए। खुद जा पहुंचा बेदुइन बस्तियों में और अपने हाथ से उसने घरों को उजाड़ने के फरमान बांटे। ये इलाका साउथ नेगेव का है, जहां आज फिर जुल्म का नजारा दिखा 6 नवंबर को। इसराइल के अल्ट्रा नेशनलिस्ट मंत्री इतमार बेन-ग्विर खुद सरकारी काफिले के साथ एक बेदुइन बस्ती में, बद्दुओं की बस्ती में घुसाया। गुस्से और तकब्बुर से भरे बेन-ग्विर ने अपने हाथों से बद्दू फैमिलीज को घर तोड़ने और बेदखली के ऑर्डर थमाए, जैसे वो किसी जीत का ऐलान कर रहा हो। इस दौरान फिलिस्तीनी उससे भिड़ गए, बोले क्या है, तुम हमारे बाद आए हो इस ज़मीन पर, हम तो हज़ारों सालों से हैं। गवाहों के मुताबिक उसके आने से पहले आईडीएफ ने पूरी बस्ती को घेर लिया और फिर कैमरों के सामने एक कानूनी तमाशा रचा गया। बेदुइनों ने कहा, हम सदियों से यहाँ रहते आए हैं, अब वो हमें अपने ही वतन से निकालना चाहता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक बस्ती नहीं, ये उस कब्जे के नक्शे का हिस्सा है जो हर दिन और गहरा हो रहा है। बेन-ग्विर का आज का दौरा दरअसल नए दौर की नस्ल परस्ती का खुला ऐलान है। और गजा की बात देख लीजिए। आज गजा से लगती जो इसराइल के कब्जे वाले इलाकों की सरहद है, वहाँ सेटलर्स पहुँच गए और वहाँ सेटलर्स ने एक इंटरव्यू में एक चैनल से कहा कि गजा हमारी मिल्कियत है, हम गजा में अपनी बस्तियां बनाएंगे, गजा पर हमारा कब्ज़ा होगा, हम ये गजा में रहेंगे। ये तमाम सेटलर्स की सोच है जो ये बताती है कि इसराइल का असल मकसद क्या है। और ये वेस्ट बैंक के फिर हालात देख लीजिए। फ़लस्तीनियों की ज़मीन पर ये सायर करके एक कस्बा है जो हेब्रोन ज़िले में आता है वेस्ट बैंक में, वहाँ पर ज़बरदस्ती जानबूझकर ये सेटलर्स, ये नाजायज़ सेटलर्स अपनी भेड़ बकरियां ले गए और उन्होंने चराया किस पे? फ़लस्तीनी ज़मीनों पर। इस तरीके से ये कब्ज़े की बुनियाद रखी जाती है और जिन बुनियादों पर फ़लस्तीनियों के घर खड़े हैं आलीशान, ज़रा देखिए किस तरीके से। आप बस स्क्रीनशॉट देखिए, कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने दिया है ये 6 नवंबर को। ये कताना गांव है जो कब्ज़े वाले जेरूसलम की हुदूद में आता है। ये वहाँ पर इस तरीके से फ़लस्तीनियों के आलीशान घर तोड़े जा रहे हैं यहूदियों की सेटलर्स की बस्तियाँ बसाने के लिए। और क्या हो रहा है, जो घर नहीं तोड़े जा रहे, ये ऑक्यूपेशन फोर्सेस, ये फ़ौजें वहाँ क्या कर रही हैं, आईडीएफ क्या कर रहे हैं, इन्होंने उन घरों में, एक विलेज है, एक गांव है अल-मुग़ैर करके, ये रामल्ला के नॉर्थ ईस्ट में आता है, यहाँ पर मेक शिफ्ट मिलिट्री पोस्ट अपनी बना ली एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग पर, फ़लस्तीनियों की रिहायशी इमारत पर, और उस पर अपना झंडा भी लगा दिया। इस तरीके से, इस नज़रिए से ये सब कुछ हो रहा है। और ये 4 फोटो, ये कताना विलेज है नॉर्थ वेस्ट ऑक्युपाइड जेरूसलम में, वहाँ पर फ़लस्तीनियों के घर तोड़ दिए गए। दूर आपको मस्जिद की मीनार नज़र आएगी, उसके पार ये घर हैं, उसके पास में घरों को तोड़ दिया गया। और घर भी टेम्परेरी थे, टीन शेड वगैरह लेकर बनाए गए थे। मतलब फ़लस्तीन में फ़लस्तीनी अपनी ज़मीन पर कहीं भी घर बनाए, इसराइल कौन है, उसके बाप की ज़मीन है जो यहाँ पर आकर वो तोड़ेगा। भाई रमल्ला में इसराइल की क्या काम, लेकिन यही है कब्ज़ा और कब्ज़े की नीयत, यही है विस्तारवादी सोच जिसके खिलाफ पूरी दुनिया बोलती है, लेकिन सिर्फ बोलती है। ये यूएन भी देखता है, इसे नाजायज़ बताया जाता है बस्तियों को, लेकिन होता कुछ नहीं। और एक भूमाफिया की तरह ये पूरी रिजीम आगे बढ़ रही है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं। जो सुपर पावर अपने आप को इंसाफ पसंदी का सबसे बड़ा मसीहा बताता है, वो उसके पीछे ही जाकर खड़ा हो जाता है। यहाँ सब कमज़ोर के सामने खड़े होते हैं, ताकतवर या चालाक के साथ में खड़े हो जाते हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए, मजलूमों के लिए सूडान से लेकर गजा तक दुआ करते रहिए।